सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है, जिसको हम पूरी वीडियो में एसटी यानी कि एसटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिससे हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे पूरी वीडियो में। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। सुपर पोजिशन थ्योरम यानी कि देखेंगे कि सुपर पोजिशन थ्योरम हमारे पास है क्या और इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ डिफिकल्ट टर्म्स आएंगे जिसको हम डिफाइन कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ सुपर पोजिशन थ्योरम, यानी कि सुपर पोजिशन थ्योरम से जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं वो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सुपर पोजिशन थ्योरम, ठीक है। उसके बाद सुपर पोजिशन थ्योरम पे बेस्ड एक हम एग्जाम्पल देख रहे होंगे जिससे हमें कंसेप्ट को समझने में बहुत हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम हमें कहती क्या है? Used to solve network containing 2 or more sources, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यूज करते हैं टू सॉल्व नेटवर्क्स जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे नेटवर्क जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज होते हैं उनके लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखते हैं थ्योरम क्या कहती है। Superposition theorem states that in any linear bilateral network containing 2 or more sources, current or voltage across any element in the circuit is the sum of currents or voltages obtained from each source considered separately while all other sources are inactive, ठीक है। ये तो हुई हमारे पास डेफिनेशन की थ्योरम हमें एक्चुअल में कहती क्या है, ठीक है। अब इसमें हमने 2 टर्म्स देखी, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क। सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर नेटवर्क क्या होता है और बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर नेटवर्क हमारे पास ऐसा नेटवर्क होता है जिसके जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इनकी वैल्यू टाइम को चेंज करने से, वोल्टेज को चेंज करने से या टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो लीनियर नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट कंटेन्स पैरामीटर्स लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस whose value doesn't change with टाइम, वोल्टेज और टेम्परेचर, ठीक है। अब देखते हैं बाइलेटरल नेटवर्क। बाइलेटरल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो अपना बिहेवियर यानी कि जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको चेंज नहीं करता, चाहे करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो बाइलेटरल नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट डजंट चेंज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर विद द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम खाली लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क पे ही लगती है। अब कहती क्या है? इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग 2 और मोर सोर्सेज, यानी कि अगर हमारे पास कोई लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क है उसमें 2 या 2 से ज्यादा सोर्सेज हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि उस पे ही सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी। अब सुपरपोजिशन थ्योरम कहती क्या है? ऐसे नेटवर्क में करंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट इन द सर्किट is the sum of currents or voltages obtained from each source considered separately while all other sources are inactive, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा नेटवर्क है तो उसमें करंट और वोल्टेज जो होगी अक्रॉस एनी एलिमेंट, ठीक है, करंट और वोल्टेज जो होगी अक्रॉस एनी एलिमेंट वो सम होगी किसका? करंट्स और वोल्टेजेस ड्यू टू अदर सोर्सेज, currents or voltages due to other sources considered separately while all other sources are inactive। इसका मतलब क्या है कि जो करंट और वोल्टेज होगी किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वो सम होगी किसका? जो करंट्स और वोल्टेजेस होंगी बाकी सोर्सेज की वजह से उस एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है। जबकि जब हम बाकी सारे सोर्सेज को इनएक्टिव कर देंगे, यानी कि एक टाइम पे एक ही सोर्स एक्टिव होगा बाकी सारे इनएक्टिव हो गए, ठीक है। अब जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमें करंट या वोल्टेज निकालना है
तो जो हमारे पास सोर्स एक्टिव है उसकी वजह से और बाकी उस तरीके से हम सारे सोर्सेज को लेंगे और एक एक सोर्स को लेंगे और उसके जो बच जाएंगे उसमें उन सबको इनएक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो जब सारे सोर्सेज की हम से जो करंट और वोल्टेजेस निकल के आएगी उसको हम एडिशन करेंगे, वो ही हमारे पास ओवरऑल करंट या वोल्टेज होगा अक्रॉस दैट एलिमेंट। ठीक है, अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सोर्सेज को इनएक्टिव कैसे करते हैं। यहाँ पे बात की हुई है ना, व्हाइल ऑल अदर सोर्सेज आर इनएक्टिव। अब हमारे पास सोर्सेज को हम इनएक्टिव कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। तो अब अगर हमें वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करना है, ठीक है, कोई हमारे पास ब्रांच है जिसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो इसको इनएक्टिव कैसे करते हैं? इसको इनएक्टिव करके हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि ये वोल्टेज सोर्स हटा के सिंपल हमने एक ब्रांच लगा दी। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है इसकी हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है? 0। ठीक है, अब करंट सोर्स को इनएक्टिव कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारे पास किसी भी ब्रांच में कोई करंट सोर्स लगा हुआ है, तो इसको इनएक्टिव करने के लिए हम ओपन सर्किट कर देते हैं, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव कैसे करते हैं, करंट सोर्स को इनएक्टिव कैसे करते हैं, और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अब हम देखते हैं प्रोसीजर टू सॉल्व क्वेश्चंस विद सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, स्टेप 1 में क्या है? सेलेक्ट वन सोर्स इन द नेटवर्क एंड मेक ऑल अदर सोर्सेज आर इनएक्टिव। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे? जो हमारे पास हमें पूरा नेटवर्क दिया हुआ है उसमें से कोई भी एक सोर्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उस सोर्स के अलावा जितने भी हमारे पास सोर्स प्रेजेंट है उन सबको इनएक्टिव कर देंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे? अब नोडल या फिर मैश एनालिसिस का यूज करके हम करंट या फिर वोल्टेज जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है किसी एलिमेंट के अक्रॉस, उसकी वैल्यू निकालेंगे with respect to that source that we have taken in that case। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? हमने जो 2 स्टेप्स किए हैं उन्हीं को रिपीट करना है फॉर ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। अब स्टेप नंबर 4 हमें क्या कहती है? फॉर द ओवरऑल रिजल्ट मेक द समेशन ऑफ द रिजल्ट्स दैट वी गेट फॉर इंडिविजुअल सोर्सेज। ठीक है, यानी कि अगर हमें ओवरऑल रिजल्ट चाहिए, ठीक है, यानी कि करंट या वोल्टेज जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समेशन करना पड़ेगा किसका? जो कि हमने रिजल्ट्स निकाले थे फॉर ऑल द इंडिविजुअल सोर्सेज। ठीक है, हमने क्या किया था? एक टाइम पे एक सोर्स लेके बहुत सारे करंट्स या वोल्टेजेस की वैल्यू निकाली थी। अब जो उन करंट्स या वोल्टेजेस की वैल्यू आई है उन सब का जब हम समेशन करेंगे तब हमें ओवरऑल रिजल्ट हमारा मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्टेप थी क्या? सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने की किसी भी क्वेश्चन में। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना होता है? स्टेप नंबर 1 में हमें कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स लेना होता है सर्किट के अंदर, और उसको और बाकी सारे सोर्सेज को क्या करना होता है? इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं? नोडल या फिर मैश एनालिसिस का यूज करके हम जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस हमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू निकालनी होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? जो हमने ऊपर वाले 2 स्टेप्स करी थी सबसे पहले, उसको अब हम रिपीट करते हैं फॉर ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स। एंड एट लास्ट स्टेप व्हाट वी डू, ओवरऑल रिजल्ट निकालने के लिए जो हमने सेपरेटली जो इंडिविजुअल सोर्सेज लिए थे उन सब का रिजल्ट ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम अपना एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। तो ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या है? हमें एक 20 वोल्ट का सोर्स दे रखा है और एक 4 एम्पियर का करंट सोर्स दे रखा है। ठीक है, और 4 रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें हमें निकालना क्या है? फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि
20 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग क्या करंट फ्लो करेगा उसकी हमें वैल्यू निकालनी है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो आपको प्रोसीजर में स्टेप्स बताई थी वही हम फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 हमें क्या कहती है, अगर आपको याद हो तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या कहती थी, टेक वन सोर्स एंड मेक ऑल अदर सोर्सेज इनएक्टिव। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें कोई भी एक सोर्स लेना है और बाकी सारे सोर्सेज को इनएक्टिव कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम सबसे पहले लेते हैं 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 4 एम्पियर के करंट सोर्स को हम इनएक्टिव कर देते हैं। ठीक है, सो टेकिंग 20 volt source and making 4 ampere source inactive। ठीक है, तो सर्किट ड्रॉ करना अब हम स्टार्ट करते हैं। रीड्रॉइंग दी सर्किट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं और 4 एम्पियर के करंट सोर्स को इनएक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आएगा पहले, प्लस माइनस 20 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 5 ओम, ये है हमारे पास यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम, उसके बाद दोबारा 10 ओम एंड एट लास्ट 20 ओम। और इसको हमें करना है ओपन सर्किट। ठीक है, अब इसको हमने ओपन सर्किट क्यों किया है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि अगर करंट सोर्स को हमें इनएक्टिव करना है तो हमें उसको ओपन सर्किट करना होगा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमने इसको ओपन सर्किट किया है तो इस ब्रांच के अक्रॉस ना कुछ वोल्टेज होगी और ना ही कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर इस ब्रांच का कोई रोल ही नहीं है, इसमें ना कोई करंट है ना कोई वोल्टेज है, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहां से हटा दिया। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपनी स्टेप नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो अब हम देखते हैं अपना स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना था, नोडल या फिर मैश एनालिसिस लगा के क्वेश्चन में हमें जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस करंट या वोल्टेज की वैल्यू पूछी है, ठीक है, वो हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 20 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग हमें करंट की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे करंट की वैल्यू निकाल रहे होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है। अगर वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होता है तो हम क्या कर रहे होते थे, मैश एनालिसिस लगा रहे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना मैश एनालिसिस लगाने वाले हैं। ठीक है, मैश एनालिसिस की पहली स्टेप क्या कहती थी, आइडेंटिफाई ऑल द मैशेस एंड लेबल देम विद मैश करंट। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कितनी मैशेस है। अगर हम देखें, एक मैश हमारे पास ये है, एक मैश हमारे पास ये है, यानी कि 2 मैश प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनके लिए हम कुछ ना कुछ करंट अज्यूम करते हैं। मान लेते हैं यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I1 और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, अब क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इन दोनों मैशेस के लिए। ठीक है, सो केवीएल इक्वेशन फॉर मैश 1। मैश 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवीएल इक्वेशन इसकी क्या होगी, वोल्टेज राइज हो रहा है तो 20 माइनस 5I1 माइनस 10 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस मैश की अगर हम बात करें तो इसके लिए केवीएल इक्वेशन क्या होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, फॉर मैश 2। ठीक है, मैश 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास केवीएल इक्वेशन क्या होगी, माइनस 10 I2 माइनस I1। ठीक है, माइनस 10 I2
-20i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को आगे फर्दर सोल्व करना होता है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, -10i2 -10i2 -20i2 -40i2 और यहाँ पे -10 -i1 क्या बन जाएगा, +10i1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे i1 की वैल्यू क्या हो गई, i1 की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पे 4, i2 की वैल्यू, i2 अगर यहाँ से हम देखें तो 10i1 इक्वल्स टू हो गया 40i2, यानी कि i1 की वैल्यू हो गई 4i2। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। अब अगर हम इस इक्वेशन में i1 रखते हैं 4i2 तो क्या होता है, -20 5 × 4 20i1 -10 4i2 -i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 20 माइनस ये क्या हो जाएगा, 3i2 × 10 -30i2, यहाँ पे हो जाएगा -30i2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम i2 की वैल्यू निकालना चाहे तो i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2/5 यानी कि 0.4 एम्पेयर। और अगर हम 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखें तो क्या करंट फ्लो कर रहा है, i2 ही फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास i1 डैश की वैल्यू क्या होगी, इसको हम i1 डैश ले लेते हैं, जो कि क्या है, करंट है ड्यू टू 20 वोल्ट सोर्स अलोंग 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो i1 डैश की वैल्यू क्या हो गई, 0.4 एम्पेयर। ठीक है, ये हमने अपनी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर ली। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब हम देखते हैं अपनी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हुए हैं, जो कि पहले हमने एक एलिमेंट लिया, अब जो हमारे पास एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, करंट या वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे अलोंग दिस रेजिस्टेंस, यानी कि 20 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा होगा ड्यू टू बचे हुए जो सोर्सेज हैं उसके लिए उसकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है स्टेप 3 में, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्चुअल में 2 ही सोर्स थे, 20 वोल्ट हम ले चुके हैं, बचा हमारे पास 4 एम्पियर। तो हम 4 एम्पियर करंट सोर्स लेंगे, टेकिंग 4 एम्पियर एंड मेकिंग 20 वोल्ट इनएक्टिव। ठीक है, अब वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करने के लिए क्या करना होता है, उसको शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि यहाँ पे आ गई सिंपल एक ब्रांच, यहाँ पे है हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक 10 ओम का है, यहाँ पर एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये है हमारे पास 20 ओम और यहाँ पे एक करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू है 4 एम्पियर, इसकी है 20 ओम, इसकी है 10 ओम, इसकी है 10 ओम और इसकी है हमारे पास 10 ओम। एक्चुअल में हमारे पास 5 ओम था। ठीक है, तो ये अब हमने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 5 ओम और 10 ओम ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/5 + 1/10। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 10/3 ओम। ठीक है, यानी कि 10/3 ओम का रेजिस्टेंस अब हम इन दोनों की जगह लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ लगेगा, 10 ओम के सीरीज में लगेगा। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो 10/3 ओम और 10 ओम क्या है, सीरीज में है, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10/3 + 10 उस वैल्यू इज 40/3 ओम। तो इन दोनों को हटा के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 40/3 ओम। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अब अपनी स्टेप, यहाँ पे हमने क्या है अपने सर्किट को क्या है रीड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम यहाँ पे KCL लगाएं या KVL लगाएं। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स होता है तो हम क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे क्या कहते हैं नोडल एनालिसिस लगा रहे होते हैं। ठीक है,
तो नोडल एनालिसिस यहाँ पे हम लगाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस सर्किट में नोडल एनालिसिस लगाना है, ठीक है। नोडल एनालिसिस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रिंसिपल नोड्स को और अपनी रेफरेंस नोड को। तो हमें यहाँ पे दो नोड दिख रही है, इसको हम प्रिंसिपल नोड मानते हैं और इस नोड को हम मानते हैं क्या, रेफरेंस नोड, वेयर वोल्टेज इज 0। यहाँ पे वोल्टेज मान लिया हमने V1, ठीक है। ये है नोड नंबर 1। इस नोड पे हमें KCL लगाना है, ठीक है। सो KCL एट नोड 1 क्या होगा हमारे पास, 4 एम्पेयर एंटर कर रहा है तो -4 प्लस V1 अपॉन 20 प्लस V1 अपॉन 40/3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर हम देखें 4 हमने यहाँ भेज दिया, ठीक है, ये हुआ 40, V1 2V1 प्लस 3V1 इक्वल्स टू 4, यानी कि ये हो गया हमारे पास 160, यहाँ पे आ गया 5V1, V1 की वैल्यू आ गई 32 वोल्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है 20 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग, ठीक है। करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, I इज इक्वल्स टू V1/R, R की वैल्यू है 20, तो 32/20 क्या हो जाएगा 1.6 एम्पेयर। तो I2 डैश की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1.6 एम्पेयर, यानी कि ये करंट की वैल्यू है जब हमारे पास 4 एम्पेयर वाला करंट सोर्स एक्टिव है और 20 वोल्ट वाला करंट सोर्स इनएक्टिव है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 4 की तरफ। अब हम देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना होता है, ओवरऑल रिजल्ट फाइंड करना होता है। और ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, समेशन होता है कि जो हमने इंडिविजुअल सोर्सेज से जो हमने करंट या वोल्टेज की वैल्यू निकाली है, यानी कि इंडिविजुअल सोर्सेज जब हमने लिए हैं तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया यानी कि करंट या वोल्टेज की वैल्यू आई है उसका समेशन करना है। उसका समेशन करके ही हमें क्या है, अपना ओवरऑल रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट I इज इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I2 डैश। I1 डैश की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 0.5 और I2 डैश की वैल्यू क्या आई थी, अभी हमने लास्ट निकाली थी 1.6, ठीक है। सो 2 एम्पेयर इज द करंट विच विल फ्लो अलोंग 20 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हमने किससे निकाला है, सुपरपोजिशन थ्योरम से, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आया होगा और इस एग्जांपल के बेसिस पे पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आगे भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टा पे क्या कहते हैं DM कर सकते हो, ठीक है। उससे आपको नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।